बोल रहा हूँ और सेफगार्ड सेंटर के वीडियो सीरीज में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों का लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के राजकोट के सीनियर ब्रांच मैनेजर है चेतन मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन मेहता जी, नमस्कार। नमस्कार 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 विजय भाई। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ जुड़े हैं सर आप। और थैंक आज यू। जो भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर नए इन्वेस्टर है या पुराने इन्वेस्टर है, उनको ढेर जी सारी जानकारी आपकी ओर से आज मिलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसको भी आज नई कुछ जानकारी मिलेगी म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड। तो सर, पहला सवाल है कुछ म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और क्यों इसके अंदर सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में आप जरा बताइए। जी। सो विजय भाई, थैंक यू वंस अगेन, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। और सारे व्यूवर्स का भी मेरा नमस्कार। सो आपने एक बहुत ही बेसिक परंतु एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया हुआ है कि भाई, पहला आपका सवाल है, जैसे आपके मल्टीपल सवाल हैं, काफी एक ही सवाल के अंदर में क्लब किया हुआ है। सो हम पहले ये समझते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड क्या है। जी। तो मैं इसका जवाब ये कहना चाहूंगा विजय भाई कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। और ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो एक इन्वेस्टर को जो भी निवेश करना है, हर निवेशकों के अपने अपने गोल होते हैं, गोल फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। कुछ गोल ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ गोल ऐसे होते हैं जो मध्यम वर्ग टाइम के लिए होते हैं, माफ कीजिएगा, जी। और कुछ गोल ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जी। तो बाजार में जैसे हम देखते हैं कि भाई काफी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लोगों के लिए अवेलेबल हैं, एफडी है, गोल्ड है, वगैरह वगैरह। तो इसमें हम पारंपरिक सारे भारतीय काफी सालों से निवेश करते आए हैं। जी। म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है कि जिसके अंदर में निवेशकों को हर वो ऑप्शंस मिलता है। उदाहरण के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी निवेशक को अगर शॉर्ट टर्म की कोई गोल रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए डेट फंड्स हैं, एफडी का एक अच्छा विकल्प है। जी। किसी इन्वेस्टर को अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो फिजिकल गोल्ड की तुलना में एक जो ईटीएफ हैं, गोल्ड फंड्स हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन म्यूचुअल फंड प्रदान करते हैं। जी। किसी को इन्वेस्ट इक्विटी के अंदर में करना है, जी। तो जैसे लोग अमूमन हम गुजरात में देखते हैं कि भाई यहाँ इक्विटी इक्विटी के लिए एक रिस्क एपेटाइट लोगों की अच्छी है। तो हम्म। इन्वेस्टर की काफी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इक्विटी के गुजरात के अंदर में काफी हैं। तो हम्म। उसके सबसे बेहतर माध्यम अगर हम देखें, तो डायरेक्ट इक्विटी के कंपेयर के अंदर में इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके अच्छा। अंदर में आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और आपका जो रिस्क है, जो जैसे हम जोखिम कहते हैं, राइट, वो काफी कम हद हो तक गया। कम रहता है। बट चैलेंज ये आती है कि मोस्टली इन्वेस्टर के अंदर में इन बातों को लेकर अभी अवेयरनेस काफी लाना बाकी है। हम्म। तो एक अच्छा माध्यम है। और निवेशकों को म्यूचुअल फंड से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उल्टा मैं ये कहना तो मैं ये बता रहा था कि जैसे कि भाई निवेशकों को समझने की जरूरत है कि ये हम्म। जो सारे ऑप्शंस में आप जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो उसके ऑल्टरनेट एक इन्वेस्टमेंट अच्छा अवेन्यू है म्यूचुअल फंड। लोग इसको समझे और लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। आम लोगों को धारणा ये रहती है कि सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें ये इतना मतलब सेफ नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि भारत के अंदर में जितने भी म्यूचुअल फंड है, इनका रोल ये है कि इनका गठन जो है वो एक ट्रस्ट की भांति होता है। हम्म। और जितने भी एसेट मैनेजर है भारत के अंदर में, वो सारे के सारे ट्रस्टी हैं इन्वेस्टर के पैसों। वो अच्छा। फंड को मैनेज करते हैं। तो निवेशकों को थोड़ा समझना है इसके बारे में। खैर, पिछले मैं इस क्षेत्र के अंदर में 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, लेकिन जो तकरीबन कितने अवेयरनेस साल हुए? 17 साल हुए? अब 17 साल मुझे कंप्लीट हुए हैं। 17 साल। पर एक चीज अच्छा। मैंने देखी है कि भाई, कि पिछले इन सालों के अंदर में इन्वेस्टर के अंदर में अवेयरनेस काफी आई है। आज से जब इस इंडस्ट्री के अंदर में जब मैंने अपनी शुरुआत की थी, तब जो अवेयरनेस थी लोगों को हम्म। म्यूचुअल फंड को लेकर, उसके अंदर हम्म। में काफी बदलाव है। और फिर भी हम ये मानते हैं कि भाई अभी भी बदलाव एक छोटे स्तर पे है। अभी भी ये जरूरत है काफी इंडिया के लोगों अंदर। तक बिल्कुल। और उसमें जैसे आप जैसे जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं, इनकी एक अहम भूमिका है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचे। और ये जो वीडियो का माध्यम भी यही है कि लोगों के अंदर में एक अवेयरनेस आए, लोग म्यूचुअल फंड को एक समझते हैं। और एक बेहतरीन एसेट, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है।
दैट्स इट, ये मेरा मानना है। सेकंड और थर्ड अगर क्वेश्चन मैंने अगर कवर कर लिया है, अगर रह गया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी जी सर, बहुत अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आज तक इतने ज्यादा इन्वेस्टर है नहीं जितने होने चाहिए इंडिया के अंदर सर। जी ठीक है जी। सर, एक और भी सवाल है नए जो इन्वेस्टर है कि वो आज म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं उसको ये डर है इसके मन में कि म्यूचुअल फंड्स यानी कि स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, तो हमारा पैसा वो जी डूब जाएगा, तो क्या सर इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, जैसे विजय जी, जो आपने सवाल पूछे मैंने उसी सवाल को मैं एक्सटेंड कर हम्म। रहा हूँ। मेरा जवाब उसी में है कि भाई ये लोगों की धारणाएं जो है कि भाई एक म्यूचुअल फंड यानी शेयर बाजार, और शेयर शेयर बाजार बाजार। तो एक एक सट्टा वाला होता है, आज अच्छा चल रहा है पिछले कुछ सालों हम्म से। इसमें कभी भी कुछ हो सकता है, जैसे हमने 2020 कोविड के दौरान देखा था, 2008 के दौरान हमने देखा था कि भाई सिंगल ईयर के अंदर में 60% बाजार के अंदर में कटौती हुई थी, बाजार क्रैश हुआ था। मैं एक हम्म चीज बताऊं, तकरीबन अगर हम देखें तो अभी म्यूचुअल फंड भारत के अंदर में उसकी जो एसेट साइज है, जिसको हम एसेट हम्म। अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, वो तकरीबन 60 लाख करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री। अच्छा। अगर हम इस 60 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को अगर हम फर्दर डिवाइड करें, हम्म तो इक्विटी आधारित जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो शेयर हम्म। बाजार में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी साइज तकरीबन 58 to 60% के बीच में है। अच्छा। बाकी की जो 40% है, जो रिमेनिंग 40% है, उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो इक्विटी मार्केट में नहीं है, वो फिक्स्ड इनकम यानी डेट मार्केट के अंदर। सो डेट मार्केट एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भारत सरकार अपने बॉन्ड इश्यू करते हैं, कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अपने बॉन्ड इश्यू करते हैं। तो लोगों की जो धारणा है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड यानी शेयर बाजार, ये मेरे हम्म। हिसाब से सही नहीं है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, जैसे मैंने क्योंकि पहले ही आपको पहले क्वेश्चन। हाँ, इन्वेस्टर के जो भी पैसे वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाते हैं ना सर, इसी बिल्कुल मतलब बिल्कुल रिस्क बिल्कुल। है वो कम हो जाता है, ठीक है ना सर? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बिल्कुल अगर सही बात है। डायरेक्ट सो लोगों स्टॉक से मार्केट में कोई इन्वेस्ट करता है सर, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, तो ज्यादा रिस्क रहता है मेरे ख्याल से। देखिए, इक्विटी जैसे हम कहते हैं कि भाई इक्विटी का जो स्वभाव होता है वो चंचल होता है। अगर हम्म इक्विटी को अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो दोनों तरफ से ये चैलेंज रहती है कि भाई शॉर्ट टर्म, अभी तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अच्छी बाजार चल रही है, लेकिन हम हम्म। पिछले कुछ कई सालों के अगर इतिहास को देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर में करेक्शन आया हुआ। जैसे हम पिछले 4 साल की पहले की बात करें, कोविड काल के दौरान हमने हम्म देखा था कि भाई अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो तकरीबन मार्च अप्रैल के अंदर में बीएसई सेंसेक्स जो 30 कंपनियों का बना हुआ है, वो तकरीबन 25-26 हजार के आसपास का लो उसने कर दिया हम्म। हुआ था। लेकिन फिर जैसा कि जो परिस्थितियां, इकोनॉमी ओपन अप हुई, आरबीआई ने रेट कट्स किए, और आज हम देख रहे हैं कि आज इंडेक्स ने बड़ा एक उछाल दिया हुआ है। काफी तो ऊंचा। इक्विटी मार्केट के अंदर में शॉर्ट टर्म के अंदर में किसी को बाजार प्रेडिक्ट करना ये बड़ा चैलेंज, राइट। तो जो हम्म। निवेशक इक्विटी बाजार में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं या डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सलाह ये है कि आपके पास अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, तकरीबन 6-7 साल का मिनिमम व्यू है, तो ही अच्छा। बेहतर है। इक्विटी एक अच्छा वेन्यू है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि भाई इक्विटी बहुत बेहतर नहीं रह सकता है। और डायरेक्ट इक्विटी में अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इक्विटी के अंदर में मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आप पूरे डिटेल स्टडी रिपोर्ट, अगर आपका कंपनी के पास कंपनी का सारी चीजें आप जानते हैं, हम्म। तो ही डायरेक्ट इक्विटी वही एक करना है। अच्छा माध्यम है। लेकिन अगर आप आम लोग, हम देखते हैं कि भाई जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अपने किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके पास उतना पर्याप्त समय नहीं हो पाता है कि वो इक्विटी मार्केट का डिटेल स्टडी कर सके। पूरा नॉलेज तो होना चाहिए ना उसके बारे में सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सो उनके लिए बेहतर म्यूचुअल फंड एक बहुत ही आदर्श एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, जहां पर आप एक बहुत ही छोटे से चार्ज के अंदर में पूरी जो एक 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 प्रोफेशनल को हायर करते हैं, ये पूरी एक टीम होती है। नॉर्मली अच्छा। आज अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी के अंदर में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ? तो हम्म मैंने किसी टीवी न्यूज चैनल को पढ़ा, सुना, या किसी मेरे दोस्त मित्र ने मुझे बोला कि भाई चेतन तू ये ले ले, ये शेयर अच्छा है, ये आईपीओ अच्छा है, मैंने ले लिया। बट कभी मैंने उसका अभ्यास करने का मुझे कोई टाइम मिला नहीं, क्योंकि मेरे पास वो समय नहीं है, मेरे पास वो स्किल नहीं है। इसकी वो बजाय म्यूचुअल अच्छा फंड है के कि अंदर। वो अपना टाइम है वो अपने बिजनेस के अंदर लगाए। जी जी जी, बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल। तो ये म्यूचुअल फंड इसका एक अच्छा विकल्प है, मेरा हम्म। ये। सर एक ये भी प्रश्न है कि नए अगर कोई इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड्स के अंदर आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जी कौन सा फंड है वो बेहतर होगा नए इन्वेस्टर के लिए सिर्फ?
सो ताकि देखिए उसको विजय जी उसको मेरा, जो ये डर है ना सर, म्यूचुअल फंड वाला, वो निकल जाए तो कौन सा फंड है वो उसको लेना चाहिए? सो विजय भाई जैसे नहीं मैंने आपको इन्वेस्टर। बताया हाँ जी, तो नए इन्वेस्टर है जिन्होंने म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है और उनकी सोच ये है कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर में सिर्फ शेयर बाजार है, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप शुरुआत जो है अपनी पहला जो कदम है, वो पहला कदम आप ओवरनाइट फंड है म्यूचुअल फंड के अंदर में या लिक्विड फंड, लिक्विड ये फंड। दोनों में से किसी भी एक फंड। हाँ जी बिल्कुल। तो ये फंड क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड से ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डेब्ट सिक्योरिटीज होती है, जिसको हम कहते हैं ब्याज वाली सिक्योरिटीज। इनको शेयर बाजार से सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। राइट। तो अगर आप इसमें आप चाहें तो ओवरनाइट फंड में एक दिन के लिए भी निवेश कर सकते हैं, और आप लिक्विड फंड्स हैं वो तकरीबन 7-8 दिन का भी टाइम है अगर आपके पास में, तो भी आप इस फंड के अंदर में निवेश कर 7 सकते दिनों हैं। के बाद वो जी 7 दिन इसलिए क्योंकि उसमें एग्जिट लोड रहता है लिक्विड फंड्स के अंदर में। अगर आपका 7-8 दिन का भी टाइम है, तो मैं ये कहूंगा कि जो पैसे आपने उदाहरण के तौर पे सेविंग पे रखे हुए, तो उसका एक बहुत अच्छा विकल्प है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। फायदे आपको ये मिलते हैं कि सेविंग में जो आपका इंटरेस्ट रहता है वो 3.5% के आसपास का रहता है। जी। लिक्विड फंड्स के अंदर में अगर हम देखें तो इस वक्त जो शॉर्ट टर्म कॉल मनी मार्केट रेट है जो सीधा म्यूचुअल फंड से लगा हुआ है, वो तकरीबन 6.5-6.7% के आसपास का उनका रेट चल रहा है। उसमें वो थोड़े भी एक्सपेंस कंपाउंडिंग, रेशियो, वो भी कंपाउंडिंग मिलता है ना सर? वो भी जी वो कंपाउंडिंग के वाईटी बजाय। जैसे, हाँ बिल्कुल। हाँ अच्छा सो अच्छा। उस पे एक मामूली सा एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट चार्ज होता है जो बहुत ही मिनिस्कल रहता है। और उसका लिक्विड फंड में और एक कई लोगों को पता नहीं होता है कि भाई लिक्विड फंड के अंदर में इंस्टा रिडम्पशन नाम की भी एक फीचर है, हम्म। एक फैसिलिटी है। तो जितने भी भारत के अंदर में म्यूचुअल फंड्स हैं लिक्विड फंड के अंदर में ये फैसिलिटी मौजूद है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए रविवार के दिन अगर आप बैठे हैं घर पे हम्म। और अगर आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, अगर जी। आपके लिक्विड फंड्स के अंदर में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन से 24 घंटे के अंदर में कोई भी दिन, यानी इतवार है कोई पब्लिक हॉलीडे है, आप 50,000 रुपए तक आप पर डे विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी। बट और इस और हाँ जी बिल्कुल। तो ये इस ये इस, इन फंड का कोई लिक्विड इक्विटी मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं रहता। लिक्विड फंड से तो एक बेहतर नए रहता है इन्वेस्टर आपको के लिए ये सेविंग बेस्ट से। रहेगा ना, नए इन्वेस्टर के एब्सोल्युटली। लिए ये बेस्ट रहेगा जी ये जी फंड। जी अच्छा जैसे आपने लिक्विड फंड। जी आपने जैसे पहले बताया कि भाई नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए पहला कदम कौन सा होना चाहिए, तो मेरा हाँ। ये मानना है कि ओवरनाइट फंड है या लिक्विड फंड है, ये शुरुआत यहाँ से कर सकते अच्छा अच्छा। एक और भी है कि अभी अभी नए नए एनएफओ जो आ रहे हैं सर, तो क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जो कोई नए इन्वेस्टर है या पुराने इन्वेस्टर है, या ऐसे ही जो पुराने एनएफओ वाले में इन्वेस्ट किया हुआ था उसके अंदर ही टॉप अप करना चाहिए, या नए जो एनएफओ आ रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? हैं। देखिए इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, मैं इसलिए हम्म। कहूंगा क्योंकि मार्केट के अंदर में कई एसेट मैनेजर जो हैं वो अपने अलग अलग थीम आधारित अलग अलग जिनके पास जो फंड की जो थीम नहीं है उनकी जगह पूरी करने के लिए कई एएमसीज अलग अलग फंड लेके आ रहे हैं। एनएफओ नॉर्मली हम जानते हैं कि जैसे 10 रुपए पर यूनिट के कॉस्ट है, यूनिट अलोकेट होते हैं। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को तुरंत इस पे हर फंड आए और हर फंड से अट्रैक्ट होकर इन्वेस्ट करने से बेहतर है, मैं ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत ये सलाह है कि इन्वेस्टर को पहले ये देखना चाहिए कि उसके 2-3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एक, पहला आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आपका गोल क्या है। जी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जब हम मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि कहीं हम हमारे हॉलीडेज के लिए जाते हैं, साल में 1 या 2 बार जो भी जाते हैं, तो हम कभी भी हम हॉलीडे के लिए प्लान करके जाते हैं, कम से कम 1.5-2 महीना 3 महीना के प्लान करके जाते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि भाई कोई भी फ्लाइट या ट्रेन मिली चले निकल पड़े, हाँ। राइट। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक प्लान कीजिए। प्लान का मेरा मतलब ये है कि आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आज के समय में वो सबसे बड़ा एक कंसर्न है प्राइवेट, खास करके प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। दूसरा हो सकता है भी किसी के बच्चे भी जन्म हुआ है, उनको फर्दर हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम जानते हैं कि एजुकेशन कॉस्ट भी काफी तेजी से बढ़ हम्म। रही है। तीसरा ये हो सकता है कि भाई उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी शादी करनी है। और आज हम देख रहे हैं कि भाई हर भारतीय समाज के अंदर में लोग ग्रैंड वेडिंग करना चाहते हैं, बड़ी शादी करना चाहते हैं, बड़ा पैसा खर्च करना हम्म। चाहते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो मेरा हम्म। ये मानना है कि आप पहले ये डिसाइड कीजिए अपना गोल। दूसरा ये डिसाइड कीजिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। रिस्क एपेटाइट का मतलब ये होता है कि बाजार अगर यहाँ से मान लीजिए शॉर्ट टर्म के अंदर, देखिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपके प्रश्नों का जवाब दिया कि बाजार इक्विटी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर में इक्विटी मार्केट का नेचर चंचल रहता है, मतलब उतार चढ़ाव इक्विटी मार्केट काफी में सारा होता या है।
ये खाली भारत नहीं, सारे विश्व के अंदर में ये चीजें अप्लाई होती है। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि भाई आपने पैसे लगाए और मान लीजिए कि भाई बाजार में बहुत गिरावट है, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर खास करके एसआईपी वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। आपको ये देखना चाहिए कि बाजार में इतना परसेंटेज अगर अगर कटौती आती है, क्रैश होता है मार्केट, मेरा पोर्टफोलियो में कोई गिरावट आती है, तभी मुझे कोई चिंता नहीं है, जिसको हम रिस्क एपेटाइट कहते हैं, राइट। सो ये पहले हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। तेजी वाले माहौल के अंदर में हर रिस्क इन्वेस्टर ये कहता है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार अगर कितना भी गिरे मैं तैयार हूं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जब ये एक्चुअल जब बनता है तब कभी परेशानी इन्वेस्टर होगी। में जी काफी परेशानी होती है, क्योंकि देखिए एक चीज बहुत सत्य है, भारतीय बाजार हो या किसी भी विश्व की इक्विटी मार्केट हो, लंबे अवधि पे हर बाजार ने एक अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। अक्सर हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टर पैसे नहीं बनाते बाजार से। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि दो चीजें उनको परेशान करती है, एक है फियर और दूसरा है ग्रीड। एक डर और दूसरा है लालच। तो इस चीज को मेरा ये मानना है कि हर इन्वेस्टर को इस चीज पे कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। तो अपना जो, जैसे मैंने बताया कि पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट डिसाइड की कितनी है उसको चेक कीजिए, और उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कीजिए, कोर पोर्टफोलियो है और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो, राइट। सो काफी अभी हम देख रहे हैं कि भी इन समय के अंदर में काफी थीमेटिक फंड्स काफी आ रहे हैं, मतलब कोई किसी एक थीम के आधारित हैं। तो ये फंड्स अच्छे हैं, लेकिन इस फंड के अंदर में चैलेंज ये रहता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर थीम पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ये रिस्क भी फुली बढ़ जाए। डिवर्सिफाइड जी। तो इसके अंदर में जैसे रिटर्न बढ़ता है तो सीधी सी बात है कि भाई रिटर्न रिस्क दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आप ज्यादा रिटर्न चेस करना चाहेंगे तो रिस्क उसके साथ जुड़ा हुआ है। जी। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है अपने अनुभवों के आधार पर कि भाई हर एनएफओ के अंदर में इन्वेस्टर को जाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। पहले इन चीजों का आप ध्यान में रखिए। कोई अच्छी चीज अगर आप दिख रही है, कोई अच्छी थीम आपको दिख रही है, डाइवर्सिफाइड अगर थीम है, तो निवेश करना बेहतर है। जी सर, एक और भी बोल रहे हैं सर कि आप भी बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स को, कोई भी इन्वेस्टर हो। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म का मतलब है कि कंपाउंडिंग आपको जो इफेक्ट है वो मिलती है लॉन्ग टर्म के लिए। जी तो इसके बारे में बिल्कुल। बताएं कि ये कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से मिलता है। अगर बाजार में मान लीजिए गिरावट आ गई, तो मार्केट डाउन हो गया, फिर भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसका जो फंड है वो ग्रो ही होता है। ऐसा ये कंपाउंडिंग बिल्कुल। क्या है स्पेशली? सो देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान विज्ञानी थे। उन्होंने एक चीज कही थी कि भाई कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। सो मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल कंपाउंडिंग के द्वारा समझाना चाहूंगा। हम आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये महीना है जुलाई का महीना, हम्म। जिसमें जुलाई के महीने में हम देख रहे हैं कैलेंडर में कि 31 दिन का महीना है। हम्म। अगर आप 1 रुपए को कंपाउंड डेली डबल करें, मतलब मान लीजिए 1 जुलाई को आपने मुझे 1 रुपया दिया, उदाहरण के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। 2 जुलाई को आप 2 रुपए, 3 जुलाई को 4 रुपए, यानी आप डबल करें। तो 31 जुलाई तक ये जो रकम है, ये रकम करोड़ों के अंदर में जाती हम्म। हम्म। है, राइट। अगर ये कोई सोच नहीं सकता कि 1 रुपया जो आपने 1 जुलाई को लगाया हुआ था, अगर वो 2 जुलाई को 2 रुपया होता है, 3 जुलाई को 4 रुपया होता है, 4 जुलाई को 8 रुपया होता है, तो ये करते करते ये 31 जुलाई आते आते ये रकम कई 100 करोड़ के अंदर में परिवर्तित हो। ओ, जैसे एक राजा की कहानी भी सुनी थी सर, शतरंज वाली कुछ। जी 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 हाँ। जी। सो शतरंज वाली कहानी ये थी कि भाई मतलब ये एक पंचतंत्र की एक कहानी है कि भाई जिसके अंदर में ये भी कंपाउंडिंग का बड़ा अच्छा हाँ, एग्जाम्पल है। कंपाउंडिंग। जिसके अंदर में एक कवि के पास अच्छी एक टैलेंट था, वो अच्छे कवि थे। हम्म। तो काफी उनकी पारिवारिक हालत काफी खस्ता थी, काफी गरीब थे। तो उसकी पत्नी ने, कवि की पत्नी ने कवि से ये कहा कि भाई आप राजा के दरबार में जाइए। राजा जिनके पास टैलेंट है उनको, उनके टैलेंट को सराहते हैं और महंगा इनाम भी दो। कवि कवि ये सोच के राजा के दरबार में गए, और राजा के दरबार में उन्होंने अपने टैलेंट को प्रस्तुत किया, यानी अपनी अलग अलग कविताएं उनको सुनाई। हाँ। राजा इतने खुश हुए कि राजा ने खुश होकर कवि से ये कहा कि भाई मांगो, आप क्या चाहिए। कवि ने कहा कि आपको राजन, मैं जो मांगूंगा आप दोगे। राजा ने कहा बिल्कुल दोगे, तुम मांग के तो देखो। तो राजा ने कहा कि ये जो शतरंज जो यहाँ पर आपने रखा हुआ है, इस शतरंज के अंदर में एक, जो चाबुक शतरंज के हम का। जैसे देखते हैं स्क्वायर होते हैं, राइट।
तो उसके अंदर में एक चावल रखिए और दूसरे में डबल करते जाइए। राजा ने कहा बस इतनी सी बात, ये कौन सी बड़ी बात है। अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि भाई कबीरदास जो कह रहे हैं वो उसकी जो जरूरत है उनको पूरा किया जाए। अब ये कहना था और अंत ये आया कि भाई राजा का पूरा जो दरबार था वो पूरा वो जो खाली खजाना था पूरा खाली हो चुका। सो खाली ये कहानी है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव हमें सिर्फ ये कहना है कि भाई कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट किस शॉर्ट तरीके टर्म से में है? अच्छा। जी सर। जी, कंपाउंडिंग सबसे बेहतरीन प्ले करता है जैसे आप लॉन्ग टर्म के जाते हैं, राइट। सो जितनी आपकी एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट है वो जितनी लॉन्ग टर्म के लिए आप चलाते हैं, कम से कम 7 साल और उससे ऊपर, तब आपकी जो इफेक्टिव है, जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, वो आपको तब दिखना चालू करता है। ये भी सुना था कि तीसरा उसके में अंदर सर, ये भी सॉरी, इसके अंदर ये भी सुना था कि कंपाउंडिंग की अगर इफेक्ट आपको देखनी हो तो आप रिटर्न बेस मत जाइए, रिटर्न कितना मिल रहा है वो मत देखिए, लेकिन कितने जी सालों से आप कर रहे हैं, 5 साल 10 साल या 15 साल के बाद, तो बिल्कुल आपका जो पैसा है वो कितना गुना होता जा रहा है वो देखना जरूरी है सर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है बिल्कुल ना सही सर? बात है, बिल्कुल सही। और सर, आपने इन्वेस्टमेंट के ये गोल के बारे में तो बताया कि क्या क्या गोल है वो अचीव कर सकते हैं। आपने बताया कि शादी का गोल है, किसी का एजुकेशन का गोल है, रिटायरमेंट का गोल है, और छोटे छोटे अगर मान लीजिए कि किसी का 3 साल 4 साल का गोल है, किसी को कहीं घूमने जाना है, किसी को छोटा छोटा 4 5 साल का गोल है, तो वो भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह के मान लीजिए 3 साल के आसपास का अगर आपका व्यू है, तो हम्म। मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म डेट फंड एक अच्छा ऑप्शन आप सोच सकते हैं, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि जो भी अपने यहाँ पर जो ब्याज की दरें हैं वो ऊंची है, हम्म। और हमें ये लग रहा है कि भी आने वाले टाइम के अंदर में ये जो ब्याज की दरें हैं ये ऊंची नहीं रहेंगी, ये घटेगी। तो लॉन्ग टर्म डेट फंड जो है ये एक अच्छा ऑप्शन है। ऑल्टरनेटिवली साथ में आप जो डेट हाइब्रिड टाइप के फंड हैं कि जिसके अंदर में थोड़ा सा इक्विटी आता है, 15-20% 22% के आसपास का इक्विटी आता है, बाकी हम्म। सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी ब्याज वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प है, आप इनको भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका 3-4 साल का व्यू है तो मेरा ये मानना है कि इक्विटी, प्योर इक्विटी वाले फंड्स को से आप बिल्कुल दूर रहिए। अच्छा, हाइब्रिड कैटेगरी वाला ले सकते हैं ना सर? जी हाइब्रिड जी, हाइब्रिड कैटेगरी, कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी एक अच्छी ऑप्शन है, या आप डेट फंड्स को भी चूज कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। और सर, आप क्या बताते हैं कि आने वाले दिनों के बाद म्यूचुअल फंड्स जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे जाएगी इंडिया के अंदर, इसके बारे में आप कुछ बताइए सर। तो देखिए, मैं इस इंडस्ट्री को अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जिस साल मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था 2007, तकरीबन 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी उस समय। और आज हम देखें तो जब 2007 से लेकर 2024 यानी 17 साल के अंदर में इस इंडस्ट्री 60 लाख करोड़ के आसपास के पहुंची। ओ। और एमफी जो हमारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया है, उनका ये अनुमान है कि वे आने वाले कुछ सालों के अंदर में ये इंडस्ट्री ग्रो होकर 100 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर जाएगी। ओ। तो इंडस्ट्री काफी बढ़ रही है, डेवलप हो रही है। उसका एक सबसे बड़ा एक कारण है कि भाई आज के युग के अंदर में म्यूचुअल फंड है वो कई लोगों तक पहुंच चुका है। अभी भी इसमें काफी कुछ करना बाकी है, अभी भी काफी अवेयरनेस लानी बाकी है, अभी भी कई ऐसे वर्ग हैं कि जो जिनके पास अभी म्यूचुअल फंड यानी हम और आप पहुंचे नहीं है। तो जितने उसके बाद ज्यादा लोग पहुंचना इसमें जरूरी जुड़ेंगे, है, हाँ। जितने ज्यादा लोग उसके इससे अंदर कहीं जुड़ेंगे। ना कहीं सर, कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि उसके अंदर डर छुपा हुआ बता है, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट का, वो दूर करना जरूरी है सर, नए बिल्कुल इन्वेस्टर के लिए, ठीक है ना, ताकि वो इन्वेस्ट करे और उसके पैसे है वो भी ग्रो हो। तो थोड़ी अवेयरनेस परफेक्ट फैलानी जरूरी है इंडिया के अंदर। परफेक्ट। जी एक और लास्ट प्रश्न है आपके लिए सर, कि अभी अभी आपके जो फ्रैंकलिन इंडिया के नया जो एनएफओ आया है उसके जी बारे में आप बताएं कि ये एनएफओ क्या है और किस तरीके से मार्केट में काम करेगा, और नए इन्वेस्टर है या पुराने इन्वेस्टर है उसके लिए ये फंड किस तरीके से काम करेगा। जी। सो थैंक यू विजय भाई ये सवाल के लिए। सो जैसे आपने विजय भाई देख कभी हार्डली सुना होगा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के कोई एनएफओ आए हुए हैं। हम्म। जैसे पिछले हमारा इक्विटी, अगर मैं एनएफओ की बात करूं तो पिछले 2009 के बाद सितंबर 2009 में हमने लास्ट एनएफओ अपना बिल्ड इंडिया ओ। लॉन्च किया हुआ था। और उसके इतने 2009 के बाद तकरीबन आप समझ लीजिए कि 14-15 साल के बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कोई इक्विटी एनएफओ लॉन्च कर रहा है। ये एनएफओ मल्टी कैप है। मल्टी कैप अगर हम कैटेगरी देखें तो ये कैटेगरी कुछ सालों के अंदर में ही डेवलप हुई है। मल्टी कैप मतलब जैसा कि नेम बता रहा है कि मल्टी कैप, यानी कोई भी इक्विटी मार्केट के अंदर में देखें तो 3 तरह के कैप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मल्टी कैप एक
सेबी मैंडेट ऐसा कहता है कि भाई 25-25-25 यानी 25% मिनिमम आपको ईच मार्केट कैप के अंदर में इन्वेस्ट करना है, यानी लार्ज कैप में 25, मिड कैप में 25 एंड स्मॉल कैप में 25। तो बाकी रहे 25, ये मार्केट डायनामिक्स के अनुसार पोर्टफोलियो मैनेजर इसको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, जैसा मार्केट की कंडीशन उपयुक्त लगे वैसे वो इसमें निवेश कर सकते हैं, डायनामिकली चेंज रहता है। किंतु आप कम से कम 25% इन तीनों सेगमेंट के अंदर में होना आवश्यक है। सो ये कैटेगरी कुछ सालों के अंदर में इमर्ज हुई है, डेवलप हुई है, और हमें ये लग रहा है कि आने वाले सालों के अंदर में ये कैटेगरी बहुत डेवलप होगी। अच्छा निवेशकों के लिए एक ऑप्शन है। हमारा ये मानना है कि भाई ये हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, कोर पोर्टफोलियो के अंदर में ये फंड होना चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, यानी जो आपके जो इन्वेस्टमेंट गोल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है, तो उसके लिए आपके पैसे सबसे पहले किस म्यूचुअल फंड में होनी चाहिए। एक फ्लेक्सी कैप एक अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ एक लोग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट रिस्क रिटर्न की दृष्टि से अगर हम देखें तो मल्टी कैप एक बेहतरीन ऑप्शन हमें दिख रहा है। और इसमें हम ये देखो, जैसे कि भाई आज हमने 8 जुलाई को इसको लॉन्च किया हुआ है, 22 को ये कंप्लीट हो रहा है। ये कंप्लीट डाइवर्सिफाइड एक फंड रहेगा, जिसके पोर्टफोलियो मैनेजर हैं मिस्टर किरण सेबेस्टियन। उसके अलावा आर जानकी रामन सर भी हमारे जो CIO हैं वो भी, और उनके साथ हमारी दूसरी इक्विटी टीम के लोग भी जुड़े हुए हैं। सो तकरीबन हम 22 जो अलग अलग सेक्टर हैं, उस 22 सेक्टर को हम कवरेज करेंगे, जिसके अंदर में अच्छी कई बिजनेस आइडियाज जो हमारे किरण सेबेस्टियन पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, तो उनके थॉट हैं। मल्टीपल थीम को हम देख रहे हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग है, डिजिटलाइजेशन है, क्लीन एनर्जी है, वगैरह वगैरह, और काफी चीजें इसमें हम देख रहे हैं। तो उसका हम एक पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। और फ्रैंकलिन क्या आप अगर आप पिछले इक्विटी फंड्स के अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जितने भी हमारे फंड्स आए हुए हैं, तो ये एक ऐसा फंड हाउस है कि हमारे पास 30 साल के पुराने 2 फंड हैं, प्राइमा एंड ब्लू चिप, और एक अच्छा वेल्थ बिल्ड किया हुआ है। अच्छे वेल्थ, अगर मैं मान लीजिए अगर ब्लू चिप लार्ज कैप फंड की बात करूं, तो किसी ने अगर 1 लाख रुपया निवेश किया होता तो आज 2 करोड़ से ज्यादा की उसकी वैल्यू, और प्राइमा के अंदर में भी थोड़े उससे ज्यादा पैसे बने। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये कोर फंड की स्ट्रैटेजी तरीके से इसको कंसिडर करना चाहिए हर इन्वेस्टर को। मेरा ये अनुमान है और मेरा ये मानना है, ये रिक्वेस्ट है कि भाई हर इन्वेस्टर इसमें एक लमसम और एक SIP आप इस पे शुरुआत कीजिए। जी सर, जी सर। लेकिन फिर से बात यही आएगी कि आप अपने गोल को पहले निर्धारित कीजिए, और उसके बाद आप एक इस फंड को आप कंसिडर निवेश के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी, NFO के बारे में दी, नए इन्वेस्टरों के बारे में जानकारी दी, म्यूचुअल फंड्स के अंदर किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया आपने सब कुछ। और जरूरत है अवेयरनेस फैलाने की, तो जरूर सब लोग कोशिश करें ताकि इंडस्ट्री वो बहुत ज्यादा ग्रो करे। और हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे चैनल पे आए। ऐसे ही सर हम मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू वेरी मच आपका और सारे हमारे निवेशकों का। आप निश्चिंत होकर म्यूचुअल फंड को समझिए, इस पे निवेश कीजिए, और अपने जो भी फ्यूचर जो अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं, ये एक ऐसा एवेन्यू है कि जिसका मेरे हिसाब से कोई दूसरा ऑल्टरनेट लोगों के पास नहीं भी। सो थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।